तो बात करते हैं अपन डिस्कशन का। एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 सेक्शन एच की जो रिमेनिंग सवाल है वो डिस्कस करने थे हमें। तो यहाँ पे 1 और 4 लास्ट टाइम पे डिस्कस कर चुके थे, हमें करना है सेकंड एंड थर्ड। तो बात करते हैं H2 प्रॉब्लम का। तो H2 प्रॉब्लम, सेकंड प्रॉब्लम के अंदर we need to determine molality of KCl solution prepared by dissolving 7.45 gram KCl to make 500 ml solution। आपको यहाँ पे KCl का वेट दे रखा है 7.45 ग्राम। KCl का अगर ग्राम मोलर मास निकालेंगे तो ये 74.5 आ जाएगा, और अगर 74.5 है तो यहाँ पे अपन बोल सकते हैं कि इसके जो मोल्स होंगे KCl के क्यों जाएंगे आपके 0.1 मोल। ध्यान रखें हमें मोलरिटी निकालना है, तो मोलरिटी के लिए हमें मोल्स चाहिए और वॉल्यूम वेट ऑफ सॉल्वेंट चाहिए। यहाँ पे हमें दे रखा है कि जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है दिस इज 500 ml, और हमें ये भी दे रखा है कि जो डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन है, तो डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन है आपका 1.2 ग्राम पर ml। तो अगर वॉल्यूम और डेंसिटी दोनों पता है तो यहाँ से मैं वेट ऑफ सॉल्यूशन निकाल सकता हूँ। तो वेट ऑफ सॉल्यूशन आ जाएगा आपका डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, दिस इंटू दिस मल्टीप्लाई करेंगे तो 500 इंटू 1.2 दैट विल सिंप्लीफाई टू 600 ग्राम सॉल्यूशन। पर रिमेंबर दिस, ये 600 ग्राम आपका सॉल्यूशन का वेट। हमें निकालना है मोलालिटी। मोलालिटी में हम लोग इंटरेस्टेड होते हैं वेट ऑफ सॉल्वेंट के अंदर। तो वेट ऑफ सॉल्यूशन अगर 600 ग्राम है और वेट ऑफ KCl पता है तो यहाँ से मैं वेट ऑफ सॉल्वेंट में निकाल सकता हूँ। सॉल्वेंट बाय डिफॉल्ट पानी होगा, तो दिस इज वेट ऑफ सॉल्यूशन माइनस वेट ऑफ KCl। तो दिस विल सिंप्लीफाई टू 600 माइनस 7.45, तो सिंप्लीफाई क्या हो जाएगा कुछ, तो ये जाएगा 592.55 ml, राइट, इतना ग्राम सॉरी। तो आपको वेट ऑफ सॉल्वेंट मिल चुका है और आपको मोल्स ऑफ KCl पता है, तो डायरेक्टली हम देख सकते हैं यहाँ से हम लोग मोलरिटी ऑफ KCl निकाल सकते हैं। तो मोलरिटी ऑफ KCl विल बी मोल्स अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इनटू 1000। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके आप आंसर निकाल सकते हैं। एसटी में बेसिकली हमारे पास यहाँ पर 3 सवाल है, तो इन तीनों को इंडिविजुअली में देख लेते हैं। तीनों को अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर रखा है। जैसे एसटी का जो फर्स्ट पार्ट है ये बोल रहा है कि वी आर गिवन 2 मोलर सॉल्यूशन ऑफ 2 मोलर NaOH सॉल्यूशन हैविंग डेंसिटी 1 ग्राम पर ml। आपको बताना है मोलरिटी कितना होगा। तो आपको यहाँ पे दे रखा है कि 2 मोलर NaOH सॉल्यूशन है और इसको डेंसिटी आपको दे रखा है 1 ग्राम पर ml, और आपने बताना है कि मोलरिटी कितना होगा। तो डेफिनेशन से कर सकते हैं। 2 मोलर सॉल्यूशन का मतलब ये होता है कि अगर मैं 1000 ml सॉल्यूशन ले लूं तो 1000 ml सॉल्यूशन के अंदर 2 मोल्स होंगे NaOH के। NaOH के 2 मोल्स का मतलब बेसिकली होता है कि इसका जो वेट हो जाएगा वो हो जाएगा 80 ग्राम। ये वेट है आपका NaOH का। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन आपको दे रखा है एज 1 ग्राम पर ml। तो अगर वॉल्यूम और डेंसिटी दोनों पता है तो यहाँ से मैं वेट और सॉल्यूशन निकाल सकता हूँ। वेट ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा आपका 1000 ग्राम। अच्छा, सॉल्यूशन और NaOH का दोनों का वेट पता है तो यहाँ से मैं वेट ऑफ वाटर भी निकाल सकता हूँ। ये हो जाएगा दिस माइनस दिस 920 ग्राम। और अगर ऐसा है तो फिर हम लोग मोलरिटी भी निकाल सकते हैं। मोलरिटी हो जाएगा आपका सिंपली मोल्स अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इनटू 1000। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट अगर करेंगे तो दिस इज 2 अपॉन 920 इनटू 1000। सेकेंड पार्ट में आपसे पूछा रहा है फाइंड द मोलरिटी ऑफ 5 मोलर सॉल्यूशन, 5 मोलर सॉल्यूशन हैविंग डेंसिटी 1.5। तो इसमें मोलरिटी देखे, मोलरिटी पूछा आपसे, तो आपको दे रखा है कि 5 मोलर सॉल्यूशन है, 5 मोलर NaOH सॉल्यूशन है जिसका डेंसिटी आपको दे रखा है 1.5 ग्राम पर ml। आई होप आप लोगों से सवाल बन रहे होंगे क्योंकि बहुत बेसिक और फंडामेंटल सवाल है। हम लोगों ने क्लास में काफी सारे सवाल करे ऐसे, और अगर इनमें दिक्कत आ रही है तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप वापस सारी डेफिनेशन एक बार देखें, क्लास के इलस्ट्रेशन रिसॉल्व करें, तब आपसे सवाल बनने चाहिए। अगर नहीं बन रहे इसका मतलब कहीं ना कहीं आपको डेफिनेशन में डाउट है। तो देखते हैं इसका मतलब क्या है। अब देखो 5 मोलर NaOH इसका मतलब क्या होता है। तो 5 मोलर NaOH का मतलब ये होता है कि मोलरिटी 5 है। मोलरिटी मतलब 1 किलोग्राम सॉल्वेंट या 1000 ग्राम सॉल्वेंट के अंदर 5 मोल्स होंगे। तो यहाँ पे अपन बोल सकते हैं कि अगर मैं 1000 ग्राम सॉल्वेंट ले लूं, सॉल्वेंट होगा पानी, तो उसमें आपके पास 5 मोल्स होंगे किसके, NaOH के। ये हम कैसे लिख सकते हैं क्योंकि हमें डेफिनेशन पता है।
5 मोलर का मतलब ये होता है कि 1000 ग्राम पानी के अंदर इतने मोल्स हो NaOH के। तो मोल्स ऑफ NaOH अगर पता है तो यहाँ से अपन वेट ऑफ NaOH निकाल सकते हैं। वेट ऑफ NaOH हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा, दिस इंटू ग्राम मोलर मास जो कि 200 जो कि 40 होता है तो जाएगा 200 ग्राम। पानी पता है, NaOH का वेट पता है, तो यहाँ से मैं वेट ऑफ सोल्यूशन निकाल सकता हूँ। वेट ऑफ सोल्यूशन हो जाएगा आपका कितना, दोनों को ऐड करके 1200 ग्राम। हम लोग इंटरेस्टेड है मोलरिटी में। मोलरिटी कब मिलेगा, जब हमें मोल्स मिल जाए, मोल्स मिल चुका है, और वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन मिल जाए। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कैसे मिलेगा, वेट ऑफ सोल्यूशन मिल चुका है, डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन आप निकाल सकते हैं एज, या बोल सकते हैं एज 1.5 ग्राम पर ml, ये भी गिवन है। तो यहां से हम ये भी बोल सकते हैं कि जो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन होगा, तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन होगा आपका वेट अपॉन डेंसिटी, तो दैट इज 1200 अपॉन 1.5 ग्राम पर ml विच इज 3/2। तो ये जाएगा आपका बेसिकली 800 ml। हम मोलरिटी निकाल सकते हैं क्योंकि हमें मोल्स मालूम है और हमें वॉल्यूम भी मालूम है, तो हम बोल सकते हैं जो मोलरिटी होगा NaOH का, दैट कैन बी सिंपली रिटन एज मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन ml इनटू 1000। तो दैट इज मोल्स आपके कितने, 5/800 इनटू 1000। इस तरह से आप निकाल सकते हैं। थर्ड पार्ट में वापस आते हैं, प्रॉब्लम नंबर 1 पे। वो पूछ रहा है कि इसका मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट कितना होगा। तो मैं डायरेक्टली बता रहा हूँ, आपके पास मोल्स है NaOH के, और अगर पानी के पानी का वेट पता है तो पानी के मोल्स भी निकाल सकते हैं। तो पानी के मोल्स रहेंगे आपके 920/18। तो अगर NaOH के मोल्स पता है, पानी के मोल्स मालूम है, तो अपन मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH लिख सकते हैं। मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH हो जाएगा आपका मोल्स ऑफ NaOH अपॉन टोटल मोल्स। इस टोटल मोल्स में आपके NaOH के मोल्स भी आएंगे और पानी के मोल्स भी आएंगे। अगर ये दोनों पता है तो मोल फ्रैक्शन आप निकाल सकते हैं। फोर्थ क्लास से मोल फ्रैक्शन पूछा है प्रॉब्लम 2 में, तो यहां पर डायरेक्टली बोल सकते हैं मोल्स ऑफ NaOH पता है, और मोल्स ऑफ वाटर क्या हो जाएगा। तो अगर 1000 ग्राम पानी अपने पास, तो मोल्स ऑफ वाटर हो जाएगा आपका 1000 अपॉन ग्राम मोलर मास विच इज 18। तो अगेन सोल्यूट के मोल्स मालूम है, सॉल्वेंट के मोल्स मालूम है, तो यहाँ से मोल फ्रैक्शन भी आप निकाल सकते हैं। पांचवें पार्ट में पूछा है फिर परसेंटेज वेट बाय वेट ऑफ NaOH। तो परसेंटेज वेट बाय वेट क्या होता है, तो परसेंटेज वेट वेट ऑफ NaOH होगा आपका वेट ऑफ NaOH अपॉन वेट ऑफ सोल्यूशन इनटू 100। तो NaOH का वेट पता है 80, सॉल्यूशन का वेट पता है अपने को 1000, तो डायरेक्टली आप लिख सकते हैं दिस इज 80/1000 इनटू 100, दैट इज ये जाएगा आपका 8% वेट बाय वेट। वेट बाय वेट हमें निकालना है यहाँ पे भी, तो अगेन हमें वेट ऑफ NaOH दे रखा है और यहाँ पे वेट ऑफ सोल्यूशन अपन निकाल चुके हैं 1200। तो अगेन परसेंट वेट बाय वेट निकाल सकते हैं। परसेंट वेट बाय वेट हो जाएगा आपका वेट ऑफ NaOH अपॉन वेट ऑफ सोल्यूशन इनटू 100। तो यहाँ पे सोल्यूशन NaOH का वेट 200, सोल्यूशन का वेट है आपका 1200 इंटू 100। अगेन आप सिंप्लीफाई करके देखेंगे तो ये जाएगा 200/12। तो पहले 6 पार्ट ये 2 सवाल थे। फिर अच्छा 7वें में एक और है, इसी के अंदर वेट बाय वॉल्यूम भी निकालना है। परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम निकाल लेते हैं। परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, तो परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम निकलेगा वेट ऑफ सोल्यूशन वेट ऑफ NaOH अपॉन वॉल्यूम इन ml और सॉल्यूशन इनटू 100। तो वेट ऑफ NaOH हमें गिवन है कितना, अगेन 200। वॉल्यूम इन ml और सॉल्यूशन कितना होगा, तो वॉल्यूम इन ml और सॉल्यूशन तो अपना 800 ml, तो दिस इज 200 अपॉन 800 इनटू 100। तो ये जाएगा आपका 4 टाइम्स और ये जाएगा आपका 25% वेट बाय वॉल्यूम। डेफिनेशंस अगर क्लियर हैं तो आप सारी चीजें कर सकते हैं। हमें मालूम होना चाहिए कि वेट बाय वॉल्यूम के लिए हमें वेट ऑफ सोल्यूट चाहिए जो कि हमें मिल चुका है, हमें वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन चाहिए वो भी हमें मिल चुका है, सब कुछ किया जा सकता है। बात करते हैं 8वें 9वें और 10वें सवाल की। तो 8वें सवाल के अंदर क्या दे रखा है, 300 ग्राम 30% वेट बाय वेट को आप मिक्स करें 500 ग्राम 40% वेट बाय वेट के साथ, तो मास परसेंट ऑफ फाइनल सॉल्यूशन क्या होगा। तो 300 ग्राम 30% वेट बाय वेट, तो 30% वेट बाय वेट का मतलब होता है कि 100 ग्राम में 30 ग्राम होते हैं, या 100 ग्राम में 30 ग्राम सोल्यूशन होता, 100 ग्राम सोल्यूशन में 30 ग्राम सोल्यूट होता, तो 300 में कितना होगा 90,
या ऐसे भी हो सकता है कि अगर 30% वेट बाय वेट है तो वेट ऑफ NaOH विल बी 30 बाय 100 इंटू 300, जो कि आप बोल सकते हैं 90। सेकेंड सॉल्यूशन जो आपको दे रखा है वो है 500 ग्राम का, और इसमें 40% वेट बाय वेट है, मतलब 40% वेट इसमें आपका NaOH का होगा। तो यहाँ पर अगेन अगेन मैं वेट ऑफ NaOH निकालना चाहूँ तो वेट ऑफ NaOH हो जाएगा आपका 40 बाय 100 इंटू 500, तो दैट विल सिंप्लीफाई टू 200 ग्राम। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। तो फाइनल सॉल्यूशन का वेट बाय वेट परसेंटेज कैसे निकालेंगे? तो जो फाइनल सॉल्यूशन होगा उसमें NaOH का वेट कितना आएगा? NaOH का वेट आ जाएगा यहाँ से 90, यहाँ से 200, तो 290 ग्राम। और वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना आएगा? तो 300 ग्राम यहाँ से, 500 ग्राम यहाँ से, तो आप यहाँ से हो सकते हैं 800 ग्राम। अगर वेट ऑफ NaOH पता है और वेट ऑफ सॉल्यूशन पता है तो वेट ऑफ NaOH अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100 कर आप वेट बाय वेट परसेंट निकाल सकते हैं। इसी के अंदर 8वें सवाल के अंदर आपसे पूछा जा रहा है फिर परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, और आपसे भी पूछा रहा है कि मोलालिटी क्या होगा। तो ये भी देख सकते हैं अपन। तो 9th प्रॉब्लम अगर देखा जाए तो इसमें पूछा है कि डेंसिटी ऑफ फाइनल सॉल्यूशन आपका 2 ग्राम पर ml है। तो जो फाइनल सॉल्यूशन है इसमें अपने पास 290 ग्राम NaOH है, और वेट ऑफ सॉल्यूशन हमें गिवन है एज 800 ग्राम, एंड डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन हमें गिवन है अब 2 ग्राम पर ml। तो अगर वेट ऑफ सॉल्यूशन और डेंसिटी सॉल्यूशन पता है तो यहाँ से वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन भी निकाल सकता हूँ। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा आपका वेट ऑफ सॉल्यूशन अपॉन डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, so that will simplify to 800 upon 2, and that will simplify to 400 ml, and I hope आपको इसके बाद आप कर सकते हैं। तो अगर आपको वॉल्यूम मिल चुका है और आपको वेट ऑफ सॉल्यूट पता है, तो यहां से मैं परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम भी निकाल सकता हूँ। तो परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम बेसिकली हो जाएगा आपका वेट ऑफ NaOH अपॉन वॉल्यूम इन ml इंटू 100, तो दिस इज 290 अपॉन 400 इंटू 100। और इसी के 10वें पार्ट में आपसे पूछा रहा था मोलालिटी। तो मोलालिटी कैसे निकालेंगे? तो 290 ग्राम NaOH अगर दे रखा है तो मोल्स ऑफ NaOH आप निकाल सकते हैं। मोल्स ऑफ NaOH हो जाएगा आपका 290 अपॉन 40। एक तो मोल्स ऑफ NaOH चाहिए और दूसरा चाहिए हमें वेट ऑफ सॉल्वेंट। वेट ऑफ सॉल्वेंट कैसे मिलेगा? आप यहां से देख सकते हैं 300 ग्राम में से अगर 90 ग्राम आपका ऐसे सोच लो कि सॉल्यूशन में 800 ग्राम सॉल्यूशन में अगर 290 ग्राम आपका NaOH है, तो यहाँ पर आपका जो वेट ऑफ वाटर होगा वो दिस माइनस दिस हो जाएगा, तो जाएगा आपका 510 ग्राम। तो पानी का वेट पता है और NaOH का मोल्स पता है 10, तो आप मोलारिटी भी निकाल सकते हैं। तो मोलारिटी हो जाएगा मोल्स अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इनटू 1000, तो मोल्स हो जाएगा आपका 290 बाय 40 अपॉन वेट ऑफ H2 विच इज गिवन एज 510 इंटू 1000। इसको सिंप्लीफाई करके आप आंसर निकाल सकते हैं। तो काफी बड़ा सवाल था क्योंकि इसके अंदर काफी सारे सवाल मिक्स थे, पर आप देख सकते हैं कि सारे बेसिक फंडे लगा के हम लोग कर सकते हैं। कहीं पे भी अगर कुछ कंफ्यूजन है तो आप वापस अपने एक बार नोट्स पढ़ें, डेफिनेशंस देखें, और अगर करने की कोशिश करेंगे ढंग से तो वापस सारे सवाल हो जाएंगे, कोई इसमें दिक्कत नहीं आती है। तो बात करते हैं अपन H2 प्रॉब्लम का। इन दिस प्रॉब्लम बेसिकली इक्वल मोल्स आपको दे रखे हैं पानी और NaCl के ना सोल्यूशन और मोलालिटी पूछा है। तो आप चाहे तो सिंप्लिसिटी के लिए एक एक मोल लेके चल लें, एक मोल पानी का ले लें और एक मोल आपका NaCl का ले लें। आप एक ना लेना चाहें, डब्ल्यू लेना चाहें, कुछ और लेना चाहें तो भी ले सकते हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता है। आपको सेम मोल्स लेने, तो
एक एक ले लिया मैंने सिंप्लिसिटी के लिए। हमसे पूछा रहा है मोलालिटी, तो मोलालिटी निकालना है NaCl का, तो मोल्स मिल चुके हैं और सॉल्वेंट होगा पानी, वेट ऑफ सॉल्वेंट यहां से आ जाएगा आपका एस 18 ग्राम। तो वेट ऑफ सॉल्वेंट मिल चुका है और मोल्स ऑफ सॉल्यूट मिल चुके हैं, तो मोलालिटी आप निकाल सकते हैं। मोलालिटी अपन डायरेक्टली बोल सकते हैं मोल्स अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इंटू 1000, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आ जाएगा 1/18 इंटू 1000। इस तरीके से आप मोलालिटी निकाल सकते हैं। आगे बात करते हैं अपन प्रॉब्लम नंबर थर्ड। What is the molarity of sulfuric acid solution that has density इतना and contains 98% by mass sulfuric acid? तो डायग्रामेटिकली देखें, आपके पास एक सॉल्यूशन है जिसमें आपको दे रखा है कि 98% वेट बाय वेट सल्फ्यूरिक एसिड है, 98% वेट बाय वेट सल्फ्यूरिक एसिड अपने पास, और इसमें आपको डेंसिटी दे रखी है एज 1.84 ग्राम पर ml, राइट, हमें ये गिवन है। और आपसे पूछा है कि मोलरिटी ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्यूशन क्या होगा। तो अगेन बेसिक्स से कर सकते हैं अपन, इंटरकन्वर्जन की बात हो रही है यहाँ पे, डेंसिटी ऑफ वेट बाय वेट गिवन होकर मोलरिटी पूछा है, तो मोलरिटी के लिए हमें फोकस होना चाहिए दो चीजें, एक तो मोस और दूसरा वॉल्यूम। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि अगर मैं 100 ml सॉल्यूशन या 100 ग्राम सॉल्यूशन ले लूं, तो अगर सपोज मैं 100 ग्राम सॉल्यूशन लेता हूं, तो 100 ग्राम सॉल्यूशन के करस्पॉन्डिंग जो सल्फ्यूरिक एसिड होगा इसका वेट होगा 98 ग्राम, यही मतलब होता है। अब 98 ग्राम के करस्पॉन्डिंग जो मोल्स आएंगे सल्फ्यूरिक एसिड के होंगे 1, तो ये मोल्स हमें मिल चुके हैं सल्फ्यूरिक एसिड के, हमें वॉल्यूम चाहिए। वॉल्यूम कैसे मिलेगा, तो वेट ऑफ सॉल्यूशन 100 ग्राम है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन हमें गिवन है 1.84 ग्राम पर ml। तो अगर वेट और डेंसिटी दोनों पता है तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन भी निकाल सकते हैं। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जाएगा वेट ऑफ सॉल्यूशन अपॉन डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, तो दिस इज 100 अपॉन 1.84 इतना ml। नाउ मोल्स मिल चुके हैं, वॉल्यूम इन ml मिल चुका है, तो मोलरिटी भी आप निकाल सकते हैं। तो मोलरिटी ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड हो जाएगा आपका मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन ml इनटू 1000, तो सिंपली वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं 1/100 अपॉन 1.84 इंटू 1000, सिंप्लीफाई करेंगे तो जाएगा आपका 18.4 मोलर। देख सकते हैं आसान सवाल है, आई होप आपको भी आसान लगे, है ना, मुझे तो आसान लग ही रहा है, बट कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, बेसिक से अगर करते जाएंगे तो होता जाएगा। बात करें अगर अपन प्रॉब्लम नंबर 4 का, H4 प्रॉब्लम की बात करें अपन, तो 4 के अंदर 1,000 ग्राम एक्वा सॉल्यूशन ऑफ कैल्शियम नाइट्रेट कंटेन्स 10 ग्राम कैल्शियम नाइट्रेट। 1000 ग्राम एक्वा सॉल्यूशन ऑफ कैल्शियम नाइट्रेट कंटेन्स 10 ग्राम कैल्शियम नाइट्रेट। तो आपसे पूछा है कि पीपीएम कितना होगा, तो ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के कर सकते हैं अपन। पीपीएम हो जाएगा आपका वेट ऑफ कैल्शियम नाइट्रेट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10⁻⁶। तो आपको यहाँ पे दोनों का वेट गिवन है, कैल्शियम नाइट्रेट का वेट 10 है, सॉल्यूशन का वेट आपको दे रखा है 1000 इंटू 10⁻⁶। ये सिंप्लीफाई करेंगे तो 10⁻⁴ आपका पीपीएम आ जाएगा। दैट इज प्रॉब्लम नंबर 4। फिफ्थ अपन ऑलरेडी लास्ट टाइम कर चुके थे। बात करेंगे छठे सवाल की। छठे के अंदर मोलरिटी ऑफ 20% वेट बाय वेट ग्लूकोज सॉल्यूशन, तो 20% वेट बाय वेट ग्लूकोज सॉल्यूशन है, उसका मोलरिटी पूछा है। तो 20% वेट बाय वेट सॉल्यूशन है ग्लूकोज का, और उसका मोलरिटी आपसे पूछा जा रहा है, कैसे करेंगे। तो 20% वेट बाय वेट का मतलब होता है कि अगर मैं 100 ग्राम सॉल्यूशन ले लूं, तो 100 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर 20 ग्राम ग्लूकोज होगा, तो 20 ग्राम ग्लूकोज के करस्पॉन्डिंग मोल्स आप निकाल सकते हैं। मोल्स आएंगे 20/180, ग्लूकोज का ग्राम मोलर मास 180 होता है, तो मोल्स आ चुके हैं। और वेट ऑफ सॉल्वेंट मिल जाएगा कैसे, तो 100 ग्राम सॉल्यूशन में अगर 20 ग्राम सोल्यूट है, तो यहां से भी हो सकता है कि जो वेट ऑफ वाटर होगा ये भी आ जाएगा आपका 80 ग्राम। तो पानी का वेट आ चुका है, मोल्स आ चुके हैं, मोलरिटी कैसे निकालेंगे, तो मोलरिटी निकाल सकते हैं अपन मोल्स अपॉन वेट ऑफ वाटर जो कि सॉल्वेंट है इनटू 1000।
तो सब्स्टिट्यूट कर दीजिए वैल्यूज। यहाँ पे 20/180 ये मोल्स हैं, अपॉन वेट ऑफ वाटर विच इज 80 इंटू 1000। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर आप आंसर निकाल सकते हैं, दैट इज H6। तो बात करते हैं अपन I7 का। I1 से लेकर I6 तक अपन पिछले टर्म पे डिस्कस कर चुके थे। हमारे पास इक्वल वॉल्यूम ऑफ टू सॉल्यूशंस है। वन इज 10% weight by volume of HCl and another is 10% weight by volume NaOH। इक्वल वॉल्यूम हम लोग लेके चल रहे हैं और आपसे पूछा रहा है कि मिक्स करने पे फाइनल सॉल्यूशन क्या होगा। तो फाइनल सॉल्यूशन देखो, ये एसिड है, ये बेस है। अगर इनके मोल्स सेम होंगे तो फाइनल सॉल्यूशन न्यूट्रल हो जाएगा। भाई एसिडिक होगा, सॉल्यूशन तीन टाइप के हो सकते हैं, या तो एसिडिक होगा, या बेसिक होगा, या न्यूट्रल होगा। अगर इसका अमाउंट, अगर ये बच जाएगा, इसका अमाउंट ज्यादा होगा तो एसिडिक होगा, अगर ये बच जाएगा, इसका अमाउंट ज्यादा होगा तो बेसिक होगा, और अगर ये दोनों खत्म हो जाएंगे तो सॉल्यूशन अपना न्यूट्रल होगा। तो हमें देखना है कि इनके बीच में जब रिएक्शन होगा तो रिएक्शन के बाद कौन बचता है। एसिड बचेगा तो एसिडिक, NaOH बचेगा तो बेसिक, और अगर दोनों खत्म हो जाएंगे तो न्यूट्रल। इक्वल वॉल्यूम के लिए आप एक डाटा सिंपल ले लें, मान लेते हैं कि 100 ml ले लेते हैं। तो अगर ये 100 ml है तो ये भी 100 ml है, क्योंकि वॉल्यूम सेम है। 100 ml क्यों लिया? क्योंकि अगर आप 100 ml सॉल्यूशन ले लेंगे तो आप यहाँ पे HCl का वेट डायरेक्टली बोल सकते हैं 10 ग्राम, क्योंकि वेट बाय वॉल्यूम का मतलब ये होता है कि 100 ml में 10 ग्राम सॉल्यूशन होगा, सॉरी 10 ग्राम HCl होगा। 10% वेट बाय वॉल्यूम का मतलब होता है कि अगर मैं 100 ml सॉल्यूशन लेता हूं तो 100 ml सॉल्यूशन के अंदर आपका 10 ग्राम HCl होगा। 100 ml सॉल्यूशन के करस्पॉन्डिंग 10 ग्राम HCl। सिमिलरली यहाँ पर NaOH का वेट भी 10 ग्राम आ जाएगा। वेट अगर आ गया तो HCl के मोल्स रहेंगे एज 10 अपॉन इसका ग्राम मोलर मास 36.5, और इसके मोल्स रहेंगे आपके 10 अपॉन ग्राम मोलर मास 40। तो किसके मोल्स ज्यादा हैं? ऑफ कोर्स आप देख सकते हैं अगर डिनोमिनेटर छोटा है तो इसके मोल्स ज्यादा होंगे। अब रिएक्शन ये होता है कि HCl NaOH के साथ रिएक्ट कर कर NaCl और पानी बना रहा है, राइट। आप देख सकते हैं कि इसके मोल्स आपके 10 अपॉन 36.5 है और इसके मोल्स आपके 10/40 है। इसके मोल्स कम है तो ये आपका LR है, ये खत्म हो जाएगा। HCl आपका एक्सेस है, तो फाइनल सॉल्यूशन में आपके पास HCl बचेगा, और अगर फाइनल सॉल्यूशन में HCl बचेगा तो हम डेफिनेटली बोल सकते हैं कि सॉल्यूशन आपका एसिडिक होगा। तो स्टूडेंट्स बात करते हैं अपन नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर की। तो व्हाट इज ऑक्सीडेशन नंबर, इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, इसका यूज क्या होता है, इसके बारे में अपन थोड़ी बहुत बात करेंगे। मेनली ये कॉन्सेप्ट आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूज होगा, जहां पे हम लोग पीरियोडिक प्रॉपर्टीज और केमिकल बॉन्डिंग में इसको कैलकुलेट करना भी सीखेंगे प्रॉपर मैनर के अंदर। यहाँ पे हम लोग बेसिकली कुछ रूल्स देखेंगे कि किस तरीके से ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करते हैं, और उससे पहले ये देखते हैं इसका मतलब क्या होता है। तो ये स्टार्ट करते हैं। तो ऑक्सीडेशन नंबर को अगर मैं डिफाइन करना चाहूँ एक सिंपल लैंग्वेज के अंदर, तो वी कैन सिंपली से ऑक्सीडेशन नंबर इज charge assigned to an element in bonding state, or we can say in compound। किसी भी कंपाउंड में एलिमेंट को आप जो चार्ज असाइन करते हैं वो कहलाता है आपका ऑक्सीडेशन नंबर। इसी के आगे मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं, दिस चार्ज इज असाइंड on the basis of इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पर ये चार्ज असाइन किया जाता है। इसके बारे में बात फॉर द टाइमिंग हम लोग नहीं करेंगे, ये बात हम बात करेंगे केमिकल बॉन्डिंग के अंदर कि इलेक्ट्रोनेगेटिव का कॉन्सेप्ट क्या होता है और इसके बेसिस पे किस से ऑक्सीडेशन नंबर असाइन किया जाता है। ये सारी चीजें आगे डिस्कस करेंगे अपन बॉन्डिंग के अंदर। अभी मैं यहाँ पे सिर्फ कुछ रूल्स देखूंगा और उस रूल्स को अप्लाई करेंगे और देखेंगे कि किस से ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करते हैं। जैसे कि एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एक आयनिक कंपाउंड है NaCl, तो आयनिक कंपाउंड में ऑलरेडी हमें मालूम है कि कैटायन होते हैं, एनायन होते हैं। सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज कर Na+ आयन बनाता है और क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन गेन कर Cl- बनाता है। तो ये एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, इसके ऊपर चार्ज +1 है, ये एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, इसके ऊपर चार्ज -1 है। तो जो चार्ज आप यहाँ पर असाइन कर रहे हैं वो इसका ऑक्सीडेशन नंबर है। तो हम बोल सकते हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर और सोडियम इसके अंदर जो होगा वो होगा +1, और ऑक्सीडेशन नंबर जो होगा Cl- का या क्लोरीन का इन दिस कंपाउंड इट विल बी -1।
तो आयनिक कंपाउंड में तो बहुत इजीली हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं, जैसे हमने बोला कि इसका चार्ज +1 आएगा, इसका चार्ज -1 आएगा। इवन इन कोवेलेंट कंपाउंड हम लोग ये चार्ज असाइन करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात कर रहा हूँ H2O का, तो H2O में ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन -2 होता है और हाइड्रोजन +1 आता है। अब ये आता है ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जो हम लोग सीखेंगे बॉन्डिंग स्टेट के अंदर। अभी मैं आपको यहाँ पे सिर्फ इन बातों पे फोकस करूंगा कि इनको निकालने का रूल्स क्या है। तो कुछ रूल्स हम लोग देखेंगे जिसको यूज कर हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट कर सकते हैं, और फिर देखते हैं कि उस ऑक्सीडेशन स्टेट का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है, कहाँ कहाँ हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। आइए देखते हैं। तो बात करते हैं कौन कौन से रूल्स होते हैं ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करने के लिए। एक एक करके देखते हैं। फर्स्ट रूल इज फॉर एलिमेंट इन एलिमेंटल फॉर्म द ऑक्सीडेशन नंबर इज 0। अगर कोई भी एलिमेंट आपका एलिमेंटल फॉर्म में होगा, एलिमेंटल फॉर्म का मतलब बेसिकली वो कंपाउंड के फॉर्म में ना हो, किसी कंपाउंड की फॉर्म में एग्जिस्ट ना कर रहा हो। जैसे आप देख सकते हैं कि O2 N2 इवन तो ये कंबाइंड फॉर्म में है, ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में है, पर ये है एलिमेंट ही, है ना। ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं अपन। एलिमेंट वो होता है जिसके अंदर एक ही टाइप के एटम्स होते हैं। तो O2 N2 H2 कार्बन सोडियम ज़ेनॉन, ये सारे वो ये सब एलिमेंट्स के एग्जांपल हैं। और अगर ये एलिमेंट एलिमेंटल फॉर्म में ही होंगे, बॉन्डिंग स्टेट में नहीं, या कंपाउंड के फॉर्म में अगर नहीं है, तो इनका ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा होगा 0। तो कोई भी एलिमेंट अगर एलिमेंटल फॉर्म में और कंपाउंड के फॉर्म में नहीं होगा, तो बाय डिफॉल्ट इसका ऑक्सीडेशन नंबर लेंगे हम लोग 0। सेकंड रूल इज फ्लोरीन का। फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा -1 लेंगे, ऑफकोर्स इन बॉन्डिंग स्टेट। अगर वो एलिमेंटल फॉर्म में, तो बाय डिफॉल्ट हम लोग जैसे बोल रहे हैं कि एलिमेंटल फॉर्म में तो क्या होगा, एलिमेंटल फॉर्म में अगर होगा तो वो भी 0 ही होगा। बट अगर ये कंपाउंड के फॉर्म में है, जैसे अगर हम लोग एग्जांपल लें सोडियम फ्लोराइड, तो यहाँ पर फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा -1 होगा। तो फ्लोरीन अगर कभी भी कंपाउंड बनाएगा तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा -1 होगा। अल्काली मेटल आयंस, अल्काली मेटल आयन होते हैं ग्रुप 1 के आयन। ग्रुप 1 के आयन जैसे सोडियम Na+, पोटेशियम K+, रुबिडियम Rb+। तो अगर अल्काली मेटल आयंस की बात करेंगे एस ब्लॉक एलिमेंट के अंदर, ग्रुप 1 की बात करें बेसिकली अपन, तो ग्रुप 1 वाले जो मेटल्स होते हैं इनका ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा +1 होगा किसी भी कंपाउंड के अंदर। एलिमेंटल फॉर्म में अगर होगा तो डेफिनेटली 0 होगा, बट अगर कंपाउंड के फॉर्म में है तो +1। सिमिलरली अल्कालाइन अर्थ मेटल आयंस, ये होता है आपके ग्रुप 2 के आयंस एस ब्लॉक में अंदर, ग्रुप 2 के। जैसे आप एग्जांपल ले सकते हैं कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, तो ये हमेशा +2 ही शो करेंगे अगर ये कंपाउंड के फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे हैं। सिमिलरली एल्यूमिनियम अगर कंपाउंड बनाएगा तो हमेशा +3 की फॉर्म में ही ये ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। फोर्थ रूल इज हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की अगर बात करें तो इसका +1 भी हो सकता है, -1 भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि हाइड्रोजन किसके साथ आप कनेक्ट कर रहे हैं। अगर आप हाइड्रोजन नॉन मेटल के साथ कनेक्ट करते हैं, नॉन मेटल लाइक ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, इनके साथ अगर आप कनेक्ट करते हैं तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा +1 आएगा। तो ऑक्सीजन के साथ कनेक्टेड है तो +1 शो कर सकते हैं, नाइट्रोजन के साथ +1, फ्लोरीन के साथ अगेन +1, क्यों, क्योंकि नॉन मेटल के साथ +1 शो करेगा। और अगर ये मेटल के साथ, मेटल जैसे सोडियम हो गया, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, इनके साथ अगर आप इनको रिप्रेजेंट करेंगे, इनके साथ अगर हाइड्रोजन कंपाउंड बनाएगा तो ऑक्सीडेशन स्टेट -1 आएगा। क्यों आएगा -1? आप देख सकते हैं कि अगर ओवरऑल ये कंपाउंड न्यूट्रल है तो इसमें जो सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट होगा वो 0 होना चाहिए। चाहे तो इसको भी एज अ रूल लिख सकते हैं अपन, फॉर अ न्यूट्रल कंपाउंड सम ऑफ ऑल ऑक्सीडेशन नंबर शुड बी 0। क्योंकि अगर कंपाउंड न्यूट्रल है तो इसके ऊपर नेट चार्ज आपका 0 आना चाहिए। तो अगर NaH एक न्यूट्रल कंपाउंड है तो इसके ऊपर जो सम आएगा वो 0 होगा ऑक्सीडेशन स्टेट का। तो अगर सोडियम तो +1 ही शो करेगा, क्योंकि अपन ने देखा कि सोडियम तो हमेशा +1 शो करता है, तो हाइड्रोजन का इस केस में कितना आएगा, -1। सिमिलरली कैल्शियम आपका कितना करेगा, तो कैल्शियम हाइड्राइड, अगर ढंग से लिखें वापस, कैल्शियम हाइड्राइड की बात करें अपन इसको, इससे के कंपाउंड को अपन हाइड्राइड बोलते हैं, मेटल हाइड्राइड, जिसके अंदर हाइड्रोजन -1 की स्टेट में। तो आप देख सकते हैं कि कैल्शियम के ऊपर चार्ज आपका +2 आएगा। तो अगर ये ओवरऑल न्यूट्रल है तो हाइड्रोजन के ऊपर चार्ज कितना आना चाहिए, 2 हाइड्रोजन है, हर एक हाइड्रोजन के ऊपर चार्ज आएगा -1, तभी आपका नेट चार्ज कितना जाएगा, 0, क्योंकि 2 हाइड्रोजन के ऊपर -2 जाएगा और कैल्शियम के साथ कंबाइन करके वो 0 जाएगा। तो ये कुछ रूल्स हैं जिसको हम लोग यूज करेंगे। काफी सारे एग्जांपल देखते हैं जिसमें हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करना सीखेंगे। रूल्स यही है, ध्यान रखना, एलिमेंटल फॉर्म में ऑक्सीडेशन स्टेट आपका 0 होगा, फ्लोरीन का हमेशा आपको -1 ले रहा है, अल्काली मेटल्स का, अल्काली मेटल आयन का +1 होगा, अल्कनाइन अर्थ मेटल का +2 होगा, एल्यूमिनियम का +3 होगा, हाइड्रोजन का +1 या -1 कुछ भी हो सकता है।
+1 होगा नॉन मेटल के साथ, -1 होगा मेटल के साथ। ऑफकोर्स अगर एलिमेंटल फॉर्म में होगा तो 0 होगा, और अगर कोई भी न्यूट्रल कंपाउंड होता है तो सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर आपका जो होगा वो 0 होगा। तो ये कुछ रूल्स हैं, इसके बेसिस पे अपन कुछ एग्जांपल देखते हैं ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करने के। तो ये कुछ एग्जांपल देखते हैं जिसको यूज करेंगे अपन। एग्जांपल देखने से पहले एक दो पॉइंट और, अपार्ट फ्रॉम दोस 5 रूल्स एक दो पॉइंट और नोट कर सकते हैं। जैसे अगर हम बात करें ऑक्सीजन का, हाइड्रोजन की बात की अपन ने, ऑक्सीजन की बात कर लेते हैं। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा? तो जनरली ऑक्सीजन आपका मेनली ऑक्साइड फॉर्म में होता है, मेनली ये ऑक्साइड फॉर्म में होगा। ऑक्साइड होता है आपका O-2। अगर ये ऑक्साइड फॉर्म में होगा तो अपन ऑक्सीडेशन नंबर देख सकते हैं, इसका होगा -2, क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज आ रहा है आपका -2। अगर मैं नहीं मालूम ऑक्सीजन, अगर बाय डिफॉल्ट की बात करें तो बाय डिफॉल्ट ऑक्सीजन हम लोग ऑक्साइड फॉर्म में ही मानेंगे, और ऑक्साइड के ऊपर चार्ज आपका -2 होगा। पर क्या ये हमेशा ऑक्साइड फॉर्म में होगा? ऐसा नेसेसरी नहीं है, कुछ एक केसेस में डिफरेंट फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है। जैसे ऑक्साइड के अलावा ये एग्जिस्ट करता है इन फॉर्म ऑफ पेरोक्साइड। पेरोक्साइड क्या होता है? पेरोक्साइड होता है आपका O2-2 आयन। दिस आयन इज कॉल्ड पेरोक्साइड आयन। यहां पर अगर आप ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट देखें तो 2 ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज आ रहा है -2। अगर 2 ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज -2 आएगा तो एक ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज आएगा -1, ऑक्सीडेशन नंबर विल बी -1। सिमिलरली ऑक्सीजन आपका समटाइम्स सुपर ऑक्साइड की फॉर्म में भी रहता है। आप चाहे तो इनके एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे पेरोक्साइड का एग्जांपल आप ले सकते हैं Na2O2। तो 2 सोडियम पे नेट चार्ज आपका +2 होगा, तो 2 ऑक्सीजन पे नेट चार्ज आपका -2 हो जाएगा। सुपर ऑक्साइड जो होता है दिस इज कॉल्ड O2-1। सुपर ऑक्साइड इज O2-1, और इसके करस्पॉन्डिंग आपका जो ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा वो आएगा -12। वाई -12? क्योंकि आप देख सकते हैं कि 2 ऑक्सीजन के ऊपर नेट चार्ज आपका -1 है, तो एक ऑक्सीजन के ऊपर आपका चार्ज -12 हो जाएगा। एग्जाम्पल अगर आप लेना चाहें इसके, तो एग्जाम्पल आप ले सकते हैं इससे KO2। आप देख सकते हैं कि पोटेशियम के ऊपर नेट चार्ज +1 होगा, तो O2 के ऊपर नेट चार्ज आपका -1 आएगा, तो ये सुपर ऑक्साइड कहलाता है। सिमिलरली एक केस में आपको ओजोनाइड भी मिल सकता है। पर्टिकुलर केस अगर देखें अपन, दिस इज कॉल्ड ओजोनाइड। ओजोनाइड होता है आपका O3-, और O3- के करस्पॉन्डिंग आपका ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा, या ऑक्सीडेशन नंबर आएगा -1/3। वाई -1/3? क्योंकि 3 ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज आपका -1 है, तो एक ऑक्सीजन पे चार्ज आपका -1/3 आएगा। अगेन एग्जांपल आप ले सकते हैं इसका, जैसे पोटेशियम ओजोनाइड KO3। पोटेशियम पे चार्ज +1 है, जो कि हमेशा होगा, तो O3 के ऊपर चार्ज आएगा -1। तो अपार्ट फ्रॉम ऑक्साइड ये पेरोक्साइड की फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है, सुपर ऑक्साइड की फॉर्म में भी एग्जिस्ट करेगा, ओजोनाइड की फॉर्म में भी एग्जिस्ट करेगा। तो हमें कैसे पता चलेगा? बाय डिफॉल्ट हम लोग अभी सिर्फ ऑक्साइड की ही बात करने वाले हैं, इनके बारे में अपन आगे देखेंगे कि कैसे हम लोग इसके बारे में पता करते हैं। हालांकि अगर कंपाउंड ऐसा दे रखा है तब तो डेफिनेटली हम लोग प्रिडिक्ट कर सकते हैं, बट अगर कुछ इस तरह के कंपाउंड ना दे रखे और एक जनरल कंपाउंड दे रखा है तो हम एज्यूम करेंगे कि ऑक्सीजन आपका ऑक्साइड फॉर्म में होगा, ऑक्सीडेशन स्टेट इसका -2 होगा। तो ये कुछ रूल्स देखे थे अपन ने। आइए कुछ एग्जांपल देखते हैं, कुछ सिंपल एग्जांपल देखते हैं इसी पे ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करने के। तो फॉर एग्जांपल मैं यहां पर कंपाउंड ले रहा हूं सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, और मैं जानना चाहता हूं कि सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा। तो ये एक न्यूट्रल कंपाउंड है, और न्यूट्रल कंपाउंड के अंदर हम देख सकते हैं कि जो सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट होगा वो हमेशा 0 होगा। हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा? हाइड्रोजन यहाँ पे कनेक्टेड है सल्फर या ऑक्सीजन के साथ, जो कि दोनों नॉन मेटल है, तो हाइड्रोजन पे ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा +1। +1 कैसे? क्योंकि वो कनेक्टेड है नॉन मेटल के साथ। ऑक्सीजन का बाय डिफॉल्ट हम लोग क्या मानेंगे? बाय डिफॉल्ट मानेंगे कि ये ऑक्साइड फॉर्म में होगा। अगर ऑक्साइड फॉर्म में होगा तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट होगा -2। और सल्फर का हमें नहीं मालूम, तो एक काम कर लेते हैं कि सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट मान लेते हैं X, जो कि हमें डिटरमाइन करना है। जैसा कि हमने अभी बात किया कि न्यूट्रल कंपाउंड है तो सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट शुड बी 0। तो अगर सम की बात करें हम बोल सकते हैं कि सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर शुड बी 0। तो हाइड्रोजन के ऊपर नेट चार्ज आ जाएगा, एक के ऊपर 1 है तो 2 के ऊपर आ जाएगा +2। ये हाइड्रोजन की बात हुई, एक के ऊपर 1 तो 2 के ऊपर +2। सल्फर पे चार्ज आ जाएगा X, और ऑक्सीजन पे चार्ज आएगा कितना? एक के ऊपर -2 है तो 4 के ऊपर हो जाएगा -8, और इनका जो सम होगा वो आना चाहिए 0। तो ऐसा अगर सिंप्लीफाई करें तो यहां से आपका X आएगा +6। इस तरीके से आप ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट कर सकते हैं।
कुछ और एग्जांपल देखें, जैसे बात करें हम लोग Na2S4O6। इस Na2S4O6 के अंदर अगेन ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करना चाहता हूं सल्फर का। अगर एक न्यूट्रल कंपाउंड है, तो सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट विल बी 0। सोडियम पे चार्ज हमेशा +1 आएगा। ऑक्सीजन का हम लोग मान के चलेंगे कि -2 की स्टेट में होता है, और सल्फर का मान लेते हैं कि x है, राइट। तो मान लेते हैं कि सल्फर का x होगा। तो अगर नेट सम देखें तो शुड बी 0, तो सिग्मा ऑक्सीडेशन नंबर शुड बी 0। उसके हिसाब से अगर देखें तो नेट सोडियम के ऊपर चार्ज आ जाएगा कितना, 1 पे +1, तो 2 के ऊपर आ जाएगा +2। एक सल्फर पे अगर चार्ज x है तो 4 सल्फर पे चार्ज आएगा 4x। एक ऑक्सीजन के ऊपर अगर -2 चार्ज है तो 6 ऑक्सीजन के करस्पॉन्डिंग चार्ज आएगा -12, और यू जाएगा आपका 0। तो यहां से अगर अपन देखेंगे तो 4x आ जाएगा आपका 10, और x जाएगा आपका यहां पर +2.5। ना कुछ लोग कंफ्यूज हो सकते हैं कि 2.5 कैसे होगा, क्योंकि चार्ज तो आपका इंटीजर की फॉर्म में आना चाहिए था, -1 -2 +1 +2। तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि जो x आपका 2.5 आ रहा है, इट इज एक्चुअली एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर। व्हाट इज एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर? यहाँ पे हमारे पास 4 सल्फर है, और चारों सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर सेम हो, ऐसा कोई नेसेसरी नहीं है। यहाँ पे चारों सल्फर का डिफरेंट हो सकता है। तो ये जो 2.5 है बेसिकली इन चारों का एवरेज है। एज ए इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताऊंगा, आपको केमिकल बॉन्डिंग में आप देखेंगे कि यहाँ पे जो 4 सल्फर होते हैं, इसमें 2 सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर +5 आता है और 2 का 0 आता है। ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम लोग ये सारी चीजें देखेंगे। अभी मैं एज इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ कि आप ध्यान नहीं भी रखना है, हमें अभी ध्यान नहीं रखना है, केमिकल बॉन्डिंग के अंदर देखेंगे। पर आप ये देख सकते हैं कि अगर 2 सल्फर 0 की स्टेट में और अगर 2 सल्फर +5 की स्टेट में, तो सम कितना आएगा? तो एक 0 में, दूसरा भी 0 में, तीसरा +5 में, चौथा +5 में। अगर सम देखेंगे तो आपका 10 आ जाएगा, और 4 से अगर डिवाइड करें तो आपको 2.5 मिलेगा। तो ये जो 2.5 है ये कहलाएगा आपका एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर। तो ये कुछ और एग्जांपल देखते हैं। तो कुछ और एग्जांपल देखते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने कुछ एलिमेंट्स, कुछ कंपाउंड ले रखे हैं, और आपको अंडरलाइन एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। जो रूल्स हमने फॉलो करें उनको देखते हुए, तो आप एक बार ट्राई कर सकते हैं और फिर हम लोग वेरीफाई कर लेंगे। ये सारे कंपाउंड आपके न्यूट्रल हैं। अगर न्यूट्रल कंपाउंड होंगे तो हम बोल सकते हैं कि जो सम होगा ऑक्सीडेशन नंबर का वो 0 आना चाहिए। तो क्या क्या आएगा देखो, ऑक्सीजन का यहाँ पे अपन -2 मान के चलेंगे क्योंकि ऑक्साइड है, ऑक्साइड फॉर्म में मानना है। पोटेशियम +1 है, मैग्नीज आपका x मान लेंगे, और सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर आपको 0 करना है। तो यहाँ पे बोल सकते हैं कि सिग्मा ऑक्सीडेशन नंबर शुड बी 0। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि इट विल बी 1 + x, और 4 ऑक्सीजन के करस्पॉन्डिंग -8 आ जाएगा। कैसा बोल सकते हैं? इट विल बी +-8 शुड बी 0। तो आप देख सकते हैं x आ जाएगा आपका +7। K2Cr2S7 की बात करें, मान लेते हैं इसका x है। पोटेशियम पे अगेन +1 चार्ज, ऑक्सीजन पे अगेन -2 चार्ज, सम अगेन 0 देना चाहिए। तो 2 पोटेशियम पे आपका 2, 2 क्रोमियम एटम है तो इट विल बी 2x। 7 ऑक्सीजन के करस्पॉन्डिंग इट विल बी -14 शुड बी 0। सिंप्लीफाई कर देखेंगे तो यहां से आएगा x आपका +6। H2S2O6, यहां पर अगेन सल्फर का x मान लेते हैं, हाइड्रोजन +1 ही रहेगा, ऑक्सीजन आपका -2 की स्टेट में होगा। तो अगेन अगर सिंप्लीफाई करेंगे यहां पर तो देखते हैं, हाइड्रोजन के नेट में से 2 हाइड्रोजन की वजह से 2, 2 सल्फर की वजह से 2x, और 6 ऑक्सीजन की वजह से -12। सिंप्लीफाई अगर करें शुड बी 0। अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो अगेन यहाँ पर x जाएगा आपका +5। HNO3 की बात करें, x मान लेते हैं, इसका +1, इसका -2। सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट देखें तो 1 + x +-6, 3 ऑक्सीजन की वजह से शुड बी 0। तो यहां से आप देख सकते हैं कि x आएगा अगेन +5। HNO2 में अगर x मान लेते हैं अपन, ये +1 है, ये -2 की स्टेट में, तो सम आपका कितना आएगा? तो 1 + x, 2 ऑक्सीजन के करस्पॉन्डिंग आपका चार्ज आएगा -4,
सिंप्लीफाई अगर करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपका x इक्वल्स टू +3। इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने जितने भी एग्जांपल ले रखे हैं वो सारे के सारे आपके न्यूट्रल कंपाउंड हैं। अगर मान लो हमारे पास न्यूट्रल कंपाउंड ना हो और कोई आयन हो तो क्या होगा? जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात कर रहा हूँ कार्बोनेट आयन का CO3-2 और यहाँ पर मुझे कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है। तो यहाँ पे डिफरेंस सिर्फ ये होगा कि अगर अपने पास कोई आयन है तो सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर 0 नहीं होगा, बल्कि ये चार्ज ऑफ आयन के बराबर होगा। तो यहाँ पे जितने भी ऑक्सीडेशन नंबर होंगे कार्बन और ऑक्सीजन सबका ऐड करेंगे तो उसका सम 0 नहीं होना चाहिए, उसका सम चार्ज के बराबर होगा। इस केस में चार्ज हो जाएगा आपका -2। तो कैसे करेंगे? फॉर एग्जांपल इसी में अगर कार्बन का निकालना है तो अगेन कार्बन का अपन x मान लेते हैं, ऑक्सीजन का हमें मालूम है कि -2 ही होता है। और यहां पर अगर मैं सिग्मा ON सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करूं तो कार्बन का x है, एक ऑक्सीजन का -2 होता है, तो 2 ऑक्सीजन का इनफैक्ट 3 ऑक्सीजन का हो जाएगा आपका -6। ये आपका सम है, बट इस सम इस केस में 0 नहीं होगा बल्कि इस केस में -2 होगा, तो इट विल बी -2, x जाएगा आपका +4। तो अगर हमारे पास कोई आयन होगा तो सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट आपका चार्ज ऑफ आयन के बराबर होगा, और अगर न्यूट्रल कंपाउंड होगा तो सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट आपका 0 होगा। जैसे फॉर एग्जांपल एक और केस अगर देखें, हमारे पास H2O3-2 है और इसमें अपने को सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है। तो अगेन अपने पास एनायन है, तो यहाँ पे जो सम होगा वो आपका सिग्मा ON जो होगा वो चार्ज के बराबर होगा, विच इज इन दिस केस -2। तो अगर मैं इसका x मान लेता हूँ, ऑक्सीजन का -2 होता ही है, तो यहाँ पर एक सल्फर पर x तो 2 सल्फर पे चार्ज हो जाएगा 2x, 3 ऑक्सीजन पे चार्ज हो जाएगा -6, और ये जो सम होगा ये -2 के बराबर आएगा। तो इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से x जाएगा आपका +2। राइट, इस तरीके से हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट कर सकते हैं। आइए कुछ और एग्जांपल देखते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स कुछ और केसेस देखते हैं। यहाँ पे भी हमें अंडरलाइन स्पीशीज के ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना है। इस तरह के जो कंपाउंड आप देख रहे हैं जहाँ पे हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट लगा रहे हैं, हम आगे पढ़ेंगे इससे कंपाउंड को हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या फिर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। वैसे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में किसी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालते हैं देखते हैं। इसके लिए हमें कुछ एक इन्फॉर्मेशन मालूम होना चाहिए, कुछ कॉमन आयंस हमें मालूम होना चाहिए। जैसे यहाँ पर CN, ये एक्चुअली हमें मालूम होना चाहिए कि ये CN आपका साइनाइड की फॉर्म में होगा। बेसिक इनऑर्गेनिक नोमेनक्लेचर एक टॉपिक है जहाँ पर आपने शायद ये तो पढ़ चुके हैं या फिर आप पढ़ने वाले हैं, वहाँ पर आप देखेंगे। बाकी कुछ कॉमन इन्फॉर्मेशन है, जैसे CN आपका साइनाइड होता है, इसके ऊपर चार्ज -1 होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं C2O4, C2O4 होता है आपका ऑक्सलेट आयन जिसपे चार्ज आपका -2 होगा। तो ऐसा कुछ इन्फॉर्मेशन हमें मालूम होना चाहिए इस तरह के सवालों को करने के लिए। अगर नहीं मालूम है तो लेट से ध्यान रखते हैं अपन। वैसे हम लोग ये बेसिक इनऑर्गेनिक नोमेनक्लेचर के अंदर ये सारी चीजें कवर करने वाले हैं। तो कैसे करेंगे? तो जैसे हमें मालूम है कि साइनाइड के ऊपर चार्ज -1 है, तो 6 साइनाइड पे नेट चार्ज हो जाएगा -6, पोटेशियम पे नेट चार्ज हो जाएगा +4। तो आयरन पे अगर चार्ज x आता है तो कैसे निकालेंगे? तो सम ऑफ चार्जेस आपका 0 होना चाहिए। तो यहाँ पे अपन बोल सकते हैं कि 4 + x - 6 विल बी 0, और इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि x हो जाएगा आपका +2। तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन इन दिस केस विल बी +2। आई थिंक सबको समझ में आ रहा होगा। सिर्फ ये इन्फॉर्मेशन मालूम होना चाहिए था कि ये साइनाइड आयन है। पोटेशियम साइनाइड आपने सुना होगा, KCN K+ होता है, CN आपके ऊपर चार्ज -1 होता है। तो 6 साइनाइड पे नेट चार्ज -6, 4 पोटेशियम पे +4, आयरन का x मानते हुए हम लोग चार्ज को एड करेंगे और चार्ज को ऐड करके नेट 0 कर देंगे। 0 क्यों? क्योंकि ओवरऑल ये कंपाउंड न्यूट्रल है। सिमिलरली नीचे वाले केस में बात करते हैं अपन अमोनिया। अमोनिया एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल होता है, हमें मालूम होना चाहिए। अमोनिया गैस आपने सुना होगा, अमोनिया गैस होती है, इसके ऊपर नेट कोई चार्ज नहीं होता है, तो इसके ऊपर तो नेट चार्ज 0 होगा। C2O4 जैसा भी हमने डिस्कस करा, इसको हम बोलते हैं ऑक्सलेट आयन। लिख लेते हैं अगर नहीं पता हो तो। दिस इज कॉल्ड ऑक्सलेट आयन। ये ऑक्सैलिक एसिड से आता है। ऑक्सैलिक एसिड होता है आपका H2C2O4। H2C2O4 दिस इज कॉल्ड ऑक्सैलिक एसिड, और इसमें से हाइड्रोजन अगर हटा दें तो आपको मिलता है ऑक्सलेट आयन। दिस इज कॉल्ड साइनाइड, लिख लेना। तो इसके ऊपर नेट चार्ज -2 है, और अगर 2 ऑक्सलेट आयन अपने पास तो इसके ऊपर नेट चार्ज हो जाएगा -4। पोटेशियम, एक पोटेशियम है, इस पे चार्ज हो जाएगा +1, और इसका चार्ज मान लेते अपन x। एंड अगेन न्यूट्रल कंपाउंड है तो सम ऑफ चार्जेस शुड बी 0 या सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ओवरऑल शुड बी 0। तो यहाँ पे अपन देख सकते हैं चार्ज आ जाएगा 1 + x
प्लस -4 विल बी 0, सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से x आएगा आपका +3, तो इस केस में आपका ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगा +3, तो दिस x इज +3, यहाँ पे x आया था आपका +2। नीचे वाले केस की बात करते हैं, Na2FeCN5NO+, यहाँ पे NO+ पे ऑलरेडी चार्ज आपको गिवन है +1। साइनाइड अभी अपन ने देखा -1 चार्ज होता है, तो 5 साइनाइड पे चार्ज हो जाएगा -5, 2 सोडियम पे चार्ज हो जाएगा +2, और आयरन के ऊपर अगर चार्ज कैलकुलेट करना है तो मान लेते हैं कि x है। एंड अगेन जैसे भी अपन ने लॉजिकली देखा कि सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट शुड बी 0, तो यहाँ पे आपका चार्जेस का जो सम होगा वो 0 हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं इस पे 2 है, इस पे चार्ज अगर x है तो 2 + x, इस पे चार्ज आपका -5 + 1, -5 + 1 शुड बी 0। तो आप देख सकते हैं अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो दिस इज x + 3 - 5 x - 2 शुड बी 0, या फिर यहाँ पे सिंप्लीफाई कर x आएगा आपका +2, तो यहाँ पे आपका चार्ज अगेन +2 आएगा, तो दैट विल बी द ऑक्सीडेशन स्टेट इन दिस पर्टिकुलर केस। आयरन आपको यहाँ पे +2 की स्टेट में। तो इससे के सवाल हम लोग ऐसे कर सकते हैं। आइए कुछ और केसेस की बात करते हैं। दिस इज कॉल्ड बेरियम परक्लोरेट, BaClO4 - 2, BaClO4 ट्वाइस। कैसे करेंगे? कैसे भी कर सकते हैं। एक तो अपना तरीका यही है कि बेरियम को हमें मालूम है कि ग्रुप 2 का एलिमेंट है, तो इस पे चार्ज +2 जाएगा। इस पे अगर चार्ज आपका x है और इस पे चार्ज आपका -2 है, तो सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट सिग्मा ON कितना आएगा? तो बेरियम पे आपका चार्ज 2 है, यहाँ पे 2 क्लोरीन है, तो 2 क्लोरीन के करस्पॉन्डिंग चार्ज हो जाएगा आपका 2x, और ऑक्सीजन कितना हो गया अपने पास 8, 4 × 2 8, तो 8 ऑक्सीजन के करस्पॉन्डिंग चार्ज हो जाएगा -16, और ये सम हो जाएगा आपका 0। तो अगर इसको 0 कर दे तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि शुड बी, यहाँ से अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो x आएगा आपका +7, तो इस केस में ये आपका +7 होगा। CrO2Cl2 के अंदर ऑक्सीजन आपका -2 की स्टेट में। क्लोरीन का क्या लेंगे? क्लोरीन की हमने बात नहीं की है, मगर क्लोरीन आपका उसी फैमिली में आता है हैलोजेंस के अंदर, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। हमने बात की थी इसकी तो -1 होती ही है। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनके ऑक्सीडेशन स्टेट और भी होते हैं -1 के साथ आपका, इनके और भी होते हैं +1 +3 +5 +7, इसके बारे में हम बात करते हैं। पर अगर फिर भी बात करें तो इनका भी जो कॉमन ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो -1 ही होता है। तो अगेन अगर मैंने स्पेसिफाई नहीं कर रखा है और हमें इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी है तो हम लोग इनका -1 मान के चल सकते हैं। तो जैसे फ्लोरीन का -1 है, यहाँ पे इसका भी -1 मान के चलेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट। क्रोमियम का हमें निकालना है, x मान लेते हैं, समझ आएगा आपका x -4 -2, 2 ऑक्सीजन पे -4 और 2 क्लोरीन पे -2 शुड बी 0, तो यहाँ से आप देख सकते हैं x आएगा आपका +6। क्लोरीन का यहाँ पर -1 मान के चल रहे हैं, जिससे हमने फ्लोरीन का -1 माना है वैसे यहाँ पे क्लोरीन का भी कॉमनली -1 आएगा। F, दिस इज कॉल्ड अमोनियम नाइट्रेट, दिस कंपाउंड इज अमोनियम नाइट्रेट। इसको हमें अलग तरीके से करना पड़ेगा, ये सवाल ऐसा नहीं है क्योंकि यहाँ पर नाइट्रोजन एक डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा, यहाँ पे नाइट्रोजन एक डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा। अगर मैं x और y मान के चलूंगा तो फिर x और y मान के कर नहीं पाएंगे अपन, क्योंकि हमारे पास एक ही इक्वेशन में 2 वेरिएबल आ जाएंगे। तो कैसे करेंगे ऐसे केसेस के अंदर? ऐसे केसेस में हमें मालूम होना चाहिए कि ये किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो अमोनियम नाइट्रेट एक्चुअली आपका एग्जिस्ट करता है, यहाँ पे एनायन होगा NO3- विच इज नाइट्रेट आयन, और कैटायन होगा आपका NH4+ विच इज अमोनियम आयन। ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर नाइट्रोजन डिफरेंट हो सकता है, यहाँ पे नाइट्रोजन डिफरेंट हो सकता है, तो इसका x मानना पड़ेगा, इसका y मानना पड़ेगा, और फिर एक ही इक्वेशन में हम लोग 2 वेरिएबल रख के सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो हमें मालूम होना चाहिए कि इसके अंदर कैटायन कौन है, एनायन कौन है। अगेन एक कॉमन इन्फॉर्मेशन है, NO3- नाइट्रेट आयन होता है, NH4+ आपका अमोनियम आयन होता है। कैसे निकालेंगे फिर? तो नाइट्रोजन का अगर मैं मान लेता हूँ कि ऑक्सीडेशन स्टेट x है, तो यहाँ पे सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट शुड बी -1, तो यहाँ पर x, और अगर 3 ऑक्सीजन है तो इस पर नेट चार्ज आएगा -6, और इनका जो सम होगा ये होगा -1। तो सिंप्लीफाई करके यहाँ पे बोल सकते हैं कि x आएगा आपका +5, मतलब ये जो नाइट्रोजन होगा ये आपका +5 की स्टेट में होगा। और ये वाला नाइट्रोजन कैसे दिखेंगे? तो अगेन यहाँ पे अपन मान लेते हैं x, हाइड्रोजन का होगा -1 क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन एक नॉन मेटल है, और नॉन मेटल के साथ अगर हाइड्रोजन कनेक्टेड होता है तो उसका चार्ज -1 होता है।
यहाँ पे आपका जो सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट होगा वो 1 के बराबर होगा क्योंकि नेट चार्ज +1 है, तो अपन बोल सकते हैं कि x प्लस 4 हाइड्रोजन के ऊपर आपका -4 आ जाएगा और ये सम हो जाएगा आपका +1। सॉरी, हाइड्रोजन यहाँ पे +1 की स्टेट में होगा क्योंकि नॉन मेटल है और नॉन मेटल के साथ हाइड्रोजन आपका +1 की स्टेट में होता है। सॉरी, तो 4 हाइड्रोजन के करस्पॉन्डिंग यहाँ पे चार्ज आ जाएगा +4, तो x +4 शुड बी 1, तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि x आ जाएगा आपका -3। तो यहाँ पे ये जो नाइट्रोजन होगा ये आपका -3 ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा, ये नाइट्रोजन आपका +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा। तो इस तरीके से हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट कर सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बेसिकली एक इन्फॉर्मेशन है जो आपको यहाँ पे मैं दे रहा हूँ और अगेन इसको हम लोग केमिकल बॉन्डिंग के अंदर ही डिटेल में पढ़ेंगे, बट ये इन्फॉर्मेशन एज ऑफ नाउ है, थोड़ा बहुत ध्यान रखना है। अगर पी ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करें अपन, पी ब्लॉक एलिमेंट मतलब बोरॉन फैमिली, कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली एंड हैलोजेंस। हैलोजेंस मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ऑक्सीजन फैमिली मतलब ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम। तो इन सब में अगर कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो यहाँ पर ये कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट मैंने मेंशन कर रखे हैं। अगर हमें सब कुछ नहीं भी पता है तो एटलीस्ट हमें एक चीज ध्यान होना चाहिए, जो मैक्सिमम है और जो मिनिमम है। जैसे अपन यहाँ पे देख सकते हैं कि जो मैक्सिमम होगा वो होगा आपका +7, तो +7 से ज्यादा इसका कभी भी हो नहीं सकता है। इनफैक्ट आप ये बोल सकते हैं कि ये जो मैक्सिमम होगा इट इज सेम एज नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। जैसे अगर बात करें क्लोरीन की, तो क्लोरीन का कॉन्फ़िगरेशन होता है आपका 3s2 3p5। वैलेंस शेल में, वैलेंस शेल होगा आपका थर्ड शेल और थर्ड शेल में आपके पास 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। केमिकल बॉन्डिंग में हम लोग ये सीखेंगे कि जो आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं यही बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो क्लोरीन से 7 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करवा सकता है बॉन्डिंग में। अगर 7 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करवा रहा है और मान लो कि सातों के सातों इलेक्ट्रॉन वो लूज कर दे तो कितना चार्ज आ सकता है? अगर 7 ही इलेक्ट्रॉन वो पार्टिसिपेट करवा रहा है तो एट मैक्स वो 7 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, और अगर 7 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो हाईएस्ट कितना है इसका? +7। तो आप देख सकते हैं ऐसा इनफैक्ट हर जगह हो सकते हैं कि यहाँ पे जितने भी ये हाईएस्ट होंगे या मैक्सिमम होंगे, ये जो मैक्सिमम है दिस इज कॉल्ड मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, और ये मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट का जो सम होगा या जो वैल्यू होगा इट इज सेम एज नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो बोरॉन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 होते हैं इसलिए हाईएस्ट 3 होगा, कार्बन में 4 होते हैं इसलिए 4 है, नाइट्रोजन में 5 होते हैं इसलिए 5, ऑक्सीजन फैमिली में 6 तो 6, हैलोजेंस के अंदर 7। तो जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने ही आप इलेक्ट्रॉन लूज कर सकते हैं और उसी से आपको मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे आपको मिलेगा। मिनिमम का कोई ऐसा कोई खास फिक्स रूल नहीं है। आप ऐसा सोच सकते हैं कि जैसे अगर एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए इसको, तो हम देखेंगे बॉन्डिंग के अंदर अगर एक इलेक्ट्रॉन इसको अगर मिल जाएगा तो 3s2 3p6 बेसिकली इसका शेल कंप्लीट हो जाएगा, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, और अगर ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है तो ये स्टेबलाइज हो जाएगा। अगेन इसके बारे में ज्यादा बात नहीं करते अपन, ये सब करेंगे अपन बॉन्डिंग के अंदर। पर इस तरह से हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट मिनिमम की बात कर सकते हैं। तो ये एज ए इन्फॉर्मेशन अभी ध्यान रखेंगे कि हैलोजेंस में -1, ऑक्सीजन फैमिली में -2, नाइट्रोजन में -3, कार्बन में -4 और बोरॉन फैमिली में अगेन -3 होते हैं। ये आपका मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट इससे कम हो नहीं सकता इनमें और इससे ज्यादा हो नहीं सकता है। कुछ एक केसेस में डी ब्लॉक एलिमेंट्स की भी बात कर सकते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं क्रोमियम, तो क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन होता है आपका आर्गन 4s1 3d5। इसके अंदर ये जो डी इलेक्ट्रॉन्स है ये तो पार्टिसिपेट करते ही करते हैं, ये 4s इलेक्ट्रॉन भी पार्टिसिपेट करेंगे। कैसा बोल सकते हैं कि जो 4s इलेक्ट्रॉन है वो तो करेंगे सही क्योंकि वैलेंस है, पर जो आपके 3d इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये भी कुछ इलेक्ट्रॉन्स आपके बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। तो अगर क्रोमियम में कितने इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम पार्टिसिपेट कर सकता है? 4s का 1, 3d के 5, तो 6 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर सकता है। अगर 6 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर पाएंगे तो ज्यादा से ज्यादा 6 इलेक्ट्रॉन लूज कर पाएगा, और अगर 6 ही लूज कर पाएगा तो इसका जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होगा वो हो जाएगा +6। मतलब क्रोमियम कभी भी +6 से ज्यादा शो नहीं कर रहा है। अगर किसी कंपाउंड में +6 से ज्यादा आ रहा है इसका मतलब उसमें गड़बड़ है, उस सवाल में गड़बड़ है। क्यों? क्योंकि क्रोमियम ज्यादा से ज्यादा 6 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है और 6 इलेक्ट्रॉन लूज करने पे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा आपका +6। एक और एग्जांपल अगर देखें अपन, हम बात कर सकते हैं मैंगनीज का। मैंगनीज की बात करें, कॉन्फ़िगरेशन होगा इसका आर्गन 4s2 3d5। तो अगेन ये 4s के इलेक्ट्रॉन तो पार्टिसिपेट करेंगे सही, 3d के भी कर पाएंगे, तो ज्यादा से ज्यादा कितने कर सकते हैं? 7। तो यहां पे हम बोल सकते हैं कि जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होगा ये होगा आपका +7। तो ये कुछ एलिमेंट्री इंफॉर्मेशन था आपका ऑक्सीडेशन नंबर पे, राइट। अभी एज ऑफ नाउ हम लोग सिर्फ इतना इसके अंदर देखेंगे। केमिकल बॉन्डिंग के अंदर हम लोग और डिटेल में बात करेंगे इसके बारे के अंदर, इसके
बारे में और देखेंगे इसके यूजेस क्या होते हैं। अभी एज ऑफ नाउ ऑक्सीडेशन नंबर स्टेट कैलकुलेट करने के लिए हमने सिर्फ यही मेथड फॉलो करने हैं, जो हमने रूल्स देखे उन्हीं रूल्स को फॉलो करते हुए ऑक्सीडेशन स्टेट हमें कैलकुलेट करना है। कुछ और डेफिनेशन है जो हमें इसके अंदर देखने हैं, आइए आगे देखते हैं। तो स्टूडेंट्स बात करते हैं अपन कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस का। बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं, 4 to 5 डेफिनेशंस देखेंगे, एकदम ध्यान लगा के देखना। और ये सारी चीजें हमें बाय हार्ट होनी चाहिए, एक एक करके अपन देखते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं डेफिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन। ऐसा नहीं कि हम लोग ये पहले कभी पढ़ा नहीं है, लोअर क्लासेस में भी हम लोग ये पढ़ते हैं। आपने शायद पढ़ा होगा लोअर क्लासेस में ऑक्सीडेशन का डेफिनेशन होता है कि इट्स अ प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। थोड़ा आगे लेवल की बात करते हैं ऑक्सीडेशन का मतलब देखते हैं एक्चुअल मतलब क्या होता है। हालांकि ऐसा नहीं कि वो गलत है, वो भी सही है, बट इसको थोड़ा और डिफरेंट वे में अपन देखते हैं। तो यहां पर हम लोग बात कर रहे हैं ऑक्सीडेशन को इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। तो ऑक्सीडेशन एक ऐसा प्रोसेस है, इट्स अ प्रोसेस इन विच ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीजेस। ये एक ऐसा प्रोसेस होगा जिसमें आपका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ना चाहिए, और इसी को मैं इलेक्ट्रॉन के टर्म्स में भी बोल सकता हूं, इट्स अ प्रोसेस ऑफ लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स। तो अब ये डेफिनेशन रहेगा अपना ऑक्सीडेशन नंबर का। ध्यान रखना ध्यान रखना ऑक्सीडेशन मतलब एक प्रोसेस होता है। ये कैसा प्रोसेस होगा जिसमें ऑक्सीडेशन नंबर या तो बढ़े, या फिर ये कैसा प्रोसेस होगा जिसके अंदर आप इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन को लूज करना या ऑक्सीडेशन नंबर का बढ़ना, इसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन। जैसे एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल अगर लें हम लोग, मान लो हमारे पास जिंक एलिमेंट है और ये इलेक्ट्रॉन लूज कर जिंक आयन बना रहा है लाइक दिस। तो आप देख सकते हैं इस प्रोसेस के अंदर जिंक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। अगर इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो प्रोसेस ऑफ लूजिंग इलेक्ट्रॉन, ये प्रोसेस कहलाएगा आपका ऑक्सीडेशन। अगर ऊपर के हिसाब से देखें ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है, तो आप देख सकते हैं ये एलिमेंटल फॉर्म है, एलिमेंटल फॉर्म में ऑक्सीडेशन स्टेट होगा जीरो, और यहाँ पे ये आयन की फॉर्म में, तो ऑक्सीडेशन स्टेट डेफिनेटली वही चार्ज होगा जो इसके ऊपर दे रखा है, तो +2। तो ऑक्सीडेशन स्टेट आपका 0 से +2 हो रहा है, तो आप देख सकते हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर भी बढ़ रहा है। ऑक्सीडेशन नंबर का बढ़ना या इलेक्ट्रॉन का लूज होना, इन दोनों प्रोसेस को हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन। जैसे हमने ऑक्सीडेशन डिफाइन किया, एकदम काउंटर पार्ट होता है इसका रिडक्शन। एकदम एनालॉगस मैनर में हम लोग डिफाइन कर सकते हैं रिडक्शन, जो कि इसका जस्ट ऑपोजिट प्रोसेस होता है। ऑपोजिट प्रोसेस मतलब ये एक ऐसा प्रोसेस होगा जिसमें आप ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज करवाते हैं। तो ऐसा प्रोसेस इन विच ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीजेस, और we can also say it's a process of gaining electrons। एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज करेगा, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें इलेक्ट्रॉन आप गेन करते हैं। अगेन एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे मान लो मेरे पास कॉपर आयन है और ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर बना रहा है मेटेलिक कॉपर। तो जब मेटेलिक कॉपर की बात करेंगे, एलिमेंटल फॉर्म में ऑक्सीडेशन स्टेट होगा 0, और यहां पर ये आयन की फॉर्म में तो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा +2। तो क्या ये एग्जांपल हम लोग रिडक्शन का देख सकते हैं? क्या ये रिडक्शन का एग्जांपल होगा या नहीं? तो आप क्लियरली देख सकते हैं दोनों डेफिनेशन से ये एक ऐसा प्रोसेस में ऑक्सीडेशन पर डिक्रीज कर रहा है, यहाँ पे +2 की स्टेट में, यहाँ पे 0 की स्टेट में, तो +2 से 0 में जा रहा है, तो डेफिनेटली आपको ऑक्सीडेशन पर डिक्रीज कर रहा है। और ये भी देख सकते हैं कि एक ऐसा प्रोसेस में आप इलेक्ट्रॉन गेन करवा रहे हैं, तो कॉपर आयन इलेक्ट्रॉन गेन कर मेटेलिक कॉपर बना रहा है, तो इट्स अ प्रोसेस ऑफ गेनिंग इलेक्ट्रॉन ऑल्सो, और इट्स अ प्रोसेस इन विच ऑक्सीडेशन पर डिक्रीजेस, एंड हेंस वी कैन से दिस इज रिडक्शन। तो एकदम क्लियर डेफिनेशन होनी चाहिए हमारे पास, एकदम डेफिनेशन की एकदम क्लैरिटी होनी चाहिए। ऑक्सीडेशन एक ऐसा प्रोसेस होगा जिसमें ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है या फिर आप इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। रिडक्शन एक ऐसा प्रोसेस होगा जिसमें ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज करेगा या फिर आप इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। आइए कुछ और डेफिनेशंस की बात करते हैं इसी के अंदर। नेक्स्ट डेफिनेशन की बात करते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, also known as ऑक्सीडेंट। जैसे नाम से समझ आ रहा है ये एक एजेंट है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एजेंट का काम होता है काम करना। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम क्या होगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम होगा ऑक्सीडाइज करना। मतलब ये कैसा कंपाउंड होगा, ये कैसा स्पीशीज होगा जो ऑक्सीडाइज करेगा किसको? सामने वाले को। इसके सामने जो भी आएगा वो सामने वाले को ऑक्सीडाइज करेगा, और अगर इस सामने वाले को ऑक्सीडाइज करेगा तो खुद रिड्यूस भी होगा। क्यों, कैसे, एक बार पहले देख लेते हैं। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक ऐसा स्पीशीज होगा विच
oxidizes others and itself gets reduced. ये कैसा एलिमेंट होगा, ये कैसा स्पीशीज होगा जो सामने वाले को ऑक्सीडाइज करेगा और खुद रिड्यूस होगा? केयरफुली देखते हैं ऐसा क्यों होगा। देखो, अगर सामने वाले को ऑक्सीडाइज कर रहा है तो होगा क्या? सामने वाला ऑक्सीडाइज कब होगा? सामने वाला ऑक्सीडाइज तब होगा जब वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। अब रिडक्शन ऑक्सीडेशन ये एक म्यूचुअल प्रोसेस होता है। कोई भी इलेक्ट्रॉन तभी लूज कर सकता है जब कोई गेन करने को तैयार हो, या कोई भी इलेक्ट्रॉन गेन तभी करेगा जब कोई किसी ने लूज करा हो। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि सिर्फ रिडक्शन हो रहा है या फिर सिर्फ ऑक्सीडेशन हो रहा है, ये दोनों साइमल्टेनियस होते हैं। तो अगर ये सामने वाले को ऑक्सीडाइज कराएगा तो सामने वाला जो ऑक्सीडाइज होगा वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, और वो तभी लूज कर सकता है जब ये खुद इलेक्ट्रॉन गेन करने को तैयार हो। तो सामने वाले से इलेक्ट्रॉन निकलवाएगा, लूज करवाएगा, और वो इलेक्ट्रॉन ये खुद गेन करेगा। अगर ये खुद इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो इसका खुद का रिडक्शन होगा और सामने वाले को ये ऑक्सीडाइज कर देगा। तो एक बहुत ही क्लियर डेफिनेशन होना चाहिए, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होता है जो सामने वाले को ऑक्सीडाइज करेगा, इस प्रोसेस में इसका खुद का रिडक्शन होगा। एक एग्जांपल देखेंगे अभी अपन, पर पहले इसी को हम लोग कंटिन्यू करते हुए रिड्यूसिंग एजेंट भी डिफाइन करते हैं। रिड्यूसिंग एजेंट की अगर अपन बात करें, जो इसका जस्ट ऑपोजिट होगा, इसको हम लोग रिडक्टेंट भी बोलते हैं। इसको अगर अपन डिफाइन करना चाहें तो हम बोल सकते हैं कि इट्स अ एजेंट विच reduces others and itself gets oxidized. This is called reducing agent. reducing agent का मतलब होगा, अगेन reducing agent का मतलब जो सामने वाले को रिड्यूस करता हो। तो reducing agent का मतलब होगा जो सामने वाले को रिड्यूस करे, और अगर सामने वाले को रिड्यूस करेगा तो खुद का इसका ऑक्सीडेशन होगा। अगेन जैसे हमने ऊपर समझा वैसे वापस समझा सकते हैं इसको। अगर ये सामने वाले को रिड्यूस कर रहा है तो सामने वाला रिड्यूस तब होगा जब सामने वाला इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। रिडक्शन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें आप इलेक्ट्रॉन गेन करवाते हैं। तो सामने वाला अगर इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, और सामने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा किससे? सामने इलेक्ट्रॉन गेन तभी कर सकता है जब उसको इलेक्ट्रॉन मिल रहे हो। इलेक्ट्रॉन मिलेंगे कहां से? ये खुद ऑक्सीडाइज करके इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। तो ये खुद ऑक्सीडाइज होकर इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, और वही इलेक्ट्रॉन सामने वाला गेन करके सामने वाले का रिडक्शन होगा। तो रिड्यूसिंग एजेंट वो होगा जो सामने वाले को रिड्यूस करेगा और ये खुद ऑक्सीडाइज होगा। किसी भी केमिकल रिएक्शन में जहां पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो, उस तरह की रिएक्शन के अंदर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट को आइडेंटिफाई किया जा सकता है। जैसे एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे मान लो मेरे पास एक केमिकल रिएक्शन है जिसमें अपने पास जिंक है, कॉपर आयन है, और ये इवेंचुअली कन्वर्ट हो रहा है मेटल कॉपर में और ये जिंक में। सबसे पहले तो आप देख सकते हैं कि एक ऐसा रिएक्शन है जिसके अंदर रिडक्शन भी इन्वॉल्व हो रहा है, इसके अंदर ऑक्सीडेशन भी इन्वॉल्व हो रहा है। अगर कॉपर आयन का कॉपर में कन्वर्शन देखें, क्या आप बता सकते हैं ये कौन सा प्रोसेस होगा? +2 से 0 की स्टेट में जा रहा है, यहाँ पे +2 की स्टेट में था, ये 0 की स्टेट में जा रहा है। यहाँ पे ये दिस इज जिंक 2+, ये +2 की स्टेट में है और ये यहाँ पे 0 की स्टेट में है। तो ये दोनों प्रोसेस क्या होंगे? अगर कॉपर आयन का कॉपर में कन्वर्शन देखेंगे तो यहाँ पे +2 से 0 की स्टेट में जा रहा है, तो ये हो जाएगा आपका रिडक्शन। और अगर जिंक का 0 से +2 की स्टेट में जाएगा तो हम बोलेंगे कि ये प्रोसेस होगा आपका ऑक्सीडेशन। ये एक ऐसा केमिकल रिएक्शन है जिसके अंदर रिडक्शन भी हो रहा है और ऑक्सीडेशन भी हो रहा है। अगेन रिपीट कर रहा हूं, ये दोनों प्रोसेस साइमल्टेनियस होते हैं। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि सिर्फ रिडक्शन हो रहा हो, ऐसा कभी भी नहीं होगा सिर्फ ऑक्सीडेशन हो रहा। अगर किसी का रिडक्शन हो रहा है तो किसी का ऑक्सीडेशन भी होगा, क्योंकि जब ऑक्सीडेशन होगा तभी इलेक्ट्रॉन लूज होंगे, और जब इलेक्ट्रॉन लूज होंगे तभी आप इलेक्ट्रॉन गेन कर रिड्यूस कर सकते हैं। तो ये कैसा रिएक्शन है? इसके अंदर आप ऑक्सीडेशन भी देख सकते हैं, रिडक्शन भी देख सकते हैं। इस तरह का रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों आपको मिल रहा है, इस तरह की रिएक्शन का जो कॉमन नेम होता है इसको हम बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शंस। तो रिडॉक्स रिएक्शंस वो होंगी जिसके अंदर ऑक्सीडेशन में इन्वॉल्व होगा। मैं यहाँ पे डेफिनेशन नहीं लिख रहा हूं, मैं ऑलरेडी बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। रिडॉक्स रिएक्शंस ऐसी रिएक्शंस होंगे जिसमें ऑक्सीडेशन में इन्वॉल्व होगा और रिडक्शन में इन्वॉल्व होगा। चाहे तो शॉर्ट में लिख सकते हैं, इट इन्वॉल्व्स बोथ ऑक्सीडेशन एंड reduction. So such type of reaction is called redox reaction. Let's say हमें इस redox reaction में आइडेंटिफाई करना है कि कौन रिड्यूसिंग एजेंट होगा और कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। वापस अगर देखें अपन,
जिंक प्लस कॉपर आयन गिविंग कॉपर प्लस जिंक आयन। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि यहाँ पे कौन रिड्यूसिंग एजेंट है और कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो अगेन आप देख सकते हैं ये प्रोसेस कॉपर आयन टू कॉपर, ये प्रोसेस आपका रिडक्शन था, और जिंक टू जिंक आयन ये प्रोसेस आपका ऑक्सीडेशन था। ऐसा एलिमेंट जो खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है, यहाँ पे जिंक का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। अगर ये खुद ऑक्सीडाइज होगा तो जो खुद ऑक्सीडाइज होता है वो क्या होता है, वो होता है आपका रिड्यूसिंग एजेंट। हम यहाँ पे बोल सकते हैं रिड्यूसिंग एजेंट वो होगा जिसका खुद का ऑक्सीडेशन होगा, क्योंकि अगर ये खुद ऑक्सीडाइज होगा तो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो सामने वाला इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो इसका खुद का ऑक्सीडेशन होगा, वो कहलाएगा रिड्यूसिंग एजेंट। और यहाँ पे जो कॉपर आयन होगा इसका खुद का क्या हो रहा है, रिडक्शन, क्योंकि रिड्यूस हो रहा है, और जिसका खुद का रिडक्शन होगा वो कहलाएगा आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या ऑक्सीडेंट। तो इसको हम बोलेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या ऑक्सीडेंट, और इसको हम बोलेंगे रिड्यूसिंग एजेंट या रिडक्टेंट। आई थिंक से क्लियर हो रहा होगा, ये डेफिनेशन एकदम क्लियर होनी चाहिए। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होता है जो सामने वाले को ऑक्सीडाइज करेगा और खुद क्या होगा, रिड्यूस। रिड्यूसिंग एजेंट वो होगा जो सामने वाले को रिड्यूस करेगा और खुद क्या होगा, ऑक्सीडाइज। ये कुछ एग्जांपल देखते हैं जिसमें हमें आइडेंटिफाई करना होगा कि कौन ऑक्सीडेशन है, कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कौन रिड्यूसिंग एजेंट है। जैसे कुछ एग्जांपल देखते हैं जिसमें हमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन आपका रिड्यूसिंग एजेंट है और कौन आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये सारी रिडॉक्स रिएक्शंस हैं। रिडॉक्स रिएक्शंस मतलब जिनमें आपका रिडक्शन भी हो रहा है और जिनमें आपका ऑक्सीडेशन भी हो रहा है। तो अगर अपन आइडेंटिफाई करें तो सबसे पहले हमें देखना होगा कि किसका रिडक्शन हो रहा है और किसका ऑक्सीडेशन स्टेट हो रहा है। और ये कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, आप ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे आयरन पे अगर चार्ज 2+ है तो ऑक्सीडेशन स्टेट +2 ही होगा, यहाँ पे +3 होगा। और अगर ये +2 से +3 में जा रहा है तो डेफिनेटली ये प्रोसेस जो होगा ये होगा आपका ऑक्सीडेशन। और अगर ये ऑक्सीडेशन है मैं डायरेक्टली बोल सकता हूँ कि जो फेरस होगा ये आपका रिड्यूसिंग एजेंट होगा। इसको मैं आर से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, रिड्यूसिंग एजेंट या रिडक्टेंट होगा। क्यों, क्योंकि जो खुद ऑक्सीडाइज होता है वही आपका रिड्यूसिंग एजेंट होगा। और सीधी सी बात है, अगर ये रिड्यूसिंग एजेंट होगा तो ये आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होना चाहिए, क्योंकि एक रिड्यूसिंग एजेंट होगा तो एक आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। फिर भी वेरीफाई कर सकते हैं कैसे, आप अगर मैग्नीज का ऑक्सीडेशन स्टेट देखेंगे तो यहाँ पर ये +7 की स्टेट में आएगा, कैलकुलेट करके देख लेना। अगर आप यहाँ पे मैग्नीज का ऑक्सीडेशन स्टेट देखेंगे तो ये +2 की स्टेट में है। तो मैग्नीज अगर +7 से +2 की स्टेट में आ रहा है तो इसका खुद का क्या हो रहा है इसका खुद का रिडक्शन हो रहा है। अगर ये खुद रिड्यूस होगा तो डेफिनेटली कहलाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की डेफिनेशन है जो सामने वाले को ऑक्सीडाइज करके खुद रिड्यूस होगा। आप ऐसे भी देख सकते हैं कि सामने वाला कौन है, दूसरा एलिमेंट फेरस को ऑक्सीडाइज कर रहा है फेरिक में, तो सामने वाले को अगर ऑक्सीडाइज करेगा तो डेफिनेटली ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। ऐसा भी सोच सकते हैं कि इसका खुद का रिडक्शन हो रहा है, तो जिसका खुद का रिडक्शन होता है वो कहलाएगा आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सिमिलरली नीचे वाले केस में अगर देखें, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे। क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा यहाँ पे +6, एक्स वाले मेथड से जो भी हमने देखा था करके देखेंगे अपन उसको, मतलब करके देख सकते हैं आप। ऑक्सीलेट में अगर आप देखें तो यहाँ पे कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट आता है +3, एक्स वाले मेथड से आप अपना के ट्राई करके देख सकते हैं। एक्स मान लेना, कैसे, जैसे अगर एक्स मान लेंगे तो यहाँ पे नेट चल जाएगा 2x, ऑक्सीजन पे -2 होता है तो 2x - 8 विल बी -2, करके देखेंगे तो आप पाएंगे कि +3 चार्ज आएगा। CO2 पे चार्ज आएगा +4 कार्बन के अंदर, और इस क्रोमियम के ऊपर डेफिनेटली आपका +3। तो क्रोमियम आपका यहाँ पे +6 से +3 में जा रहा है, इसका मतलब इसका खुद का क्या हो रहा है, रिडक्शन। अगर यहाँ पर ये रिड्यूस हो रहा है क्रोमियम, इसमें अगर यहाँ पर रिड्यूस हो रहा है तो अगर इसका खुद का रिडक्शन होगा तो डेफिनेटली हम बोल सकते हैं कि ये आपका एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्यों, अगर इसका खुद का रिडक्शन होगा तो इस सामने वाले को डेफिनेटली ऑक्सीडाइज करेगा। यहाँ पर अगर कार्बन की बात की जाए तो +3 से +4 में जा रहा है, मतलब ये आपका ऑक्सीडेशन है। और अगर ये ऑक्सीडेशन है तो ये खुद कैसे बिहेव करेगा, इट विल बिहेव एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा, जो ऑक्सीडाइज होगा खुद वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा, जो खुद रिड्यूस होगा वो कहलाएगा आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। नीचे वाले केस में अगर बात करें अपन, आइडेंटिफाई करना है कि कौन ऑक्सीडाइज होगा कौन रिड्यूस होगा। क्लोरीन अगर देखें तो यहाँ पे +7 की स्टेट में, क्लोरीन आपको यहाँ पे -1 की स्टेट में। नाइट्रोजन आपको यहाँ पे +3 की स्टेट में, नाइट्रोजन आपको यहाँ पे +5 की स्टेट में। क्या आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, अगर नाइट्रोजन +3 से +5 में जा रहा है तो ये खुद हो रहा है ऑक्सीडाइज, और जो खुद ऑक्सीडाइज हो जाता है वो कहलाता है आपका रिड्यूसिंग एजेंट।
क्लोरीन की बात करें, +7 से -1 में जा रहा है, तो क्लोरीन का +1 से -1 में प्रोसेस, ये प्रोसेस होगा आपका रिडक्शन। अगर इसका खुद का रिडक्शन होगा तो ये कंपाउंड या ये स्पीशीज कहलाएगा आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या ऑक्सीडेंट। तो आप देख सकते हैं कि किसी भी रिडॉक्स रिएक्शन के अंदर हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं इजीली कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, कौन रिड्यूसिंग एजेंट होगा। कैसे? जिसका खुद का रिडक्शन होगा, वो होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सामने वाले को ऑक्सीडाइज करके खुद रिड्यूस होता है। और रिड्यूसिंग एजेंट वो होगा जो सामने वाले को रिड्यूस करेगा और खुद का इसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन। तो इस तरह से हम किसी भी रिडॉक्स रिएक्शन के अंदर डिटरमाइन कर सकते हैं कि कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा और कौन रिड्यूसिंग एजेंट होगा। आगे बढ़ने से पहले एक दो इंपॉर्टेंट पॉइंट और नोट करते हैं हम लोग। देखते हैं यहाँ पे 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ। फर्स्ट इज एन एलिमेंट इन हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट या हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर ऑलवेज एक्ट एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एक ऐसा एलिमेंट जो कि हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर में है वो हमेशा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। क्यों ऐसा होगा? सबसे पहले हम देखते हैं कि ये एग्जांपल्स कैसे हैं। यहाँ पे अगर मैं बात करूं डाइक्रोमेट का Cr2SN-2, यहाँ पे क्रोमियम आपका +6 है। क्रोमियम के बारे में भी हमने थोड़ी देर पहले बात की थी और बोला था कि क्रोमियम का हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट +6 ही होता है। MnO4- इसमें मैग्नीज +7 की स्टेट में, जो कि इसका हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है। Cl4- में क्लोरीन आपका +7 की स्टेट में होगा, जो कि इसका हाईएस्ट होगा। तो ये ऐसे कंपाउंड है जिसमें एलिमेंट अपने हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में हम क्लेम कर रहे हैं कि ये ऑलवेज एक्ट एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये हमेशा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे ही बिहेव कर सकते हैं। क्यों? देखो सीधी सी बात है, अगर ये अपने ये हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो इसका मतलब ये फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं हो सकते। अगर ऑलरेडी +6 की स्टेट में है तो क्या इसका फर्दर ऑक्सीडेशन है, हो सकता है? नहीं। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी हाईएस्ट में। ऑलरेडी अगर हाईएस्ट में होगा तो ये फर्दर ऑक्सीडाइज तो होंगे नहीं। इनका खुद का क्या होगा? अगर ये खुद ऑक्सीडाइज नहीं हो सकते तो इनका खुद का सिर्फ रिडक्शन हो सकता है, और अगर ये खुद रिड्यूस होंगे तो डेफिनेटली सामने वाले को ये ऑक्सीडाइज करेंगे। आई थिंक सो सिंपल सी बात है, कोई बहुत मुश्किल बात नहीं है। अगर ये हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो खुद फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं हो सकते, इनका खुद का रिडक्शन होगा, और अगर इनका खुद का रिडक्शन होगा तो इस सामने वाले को ऑक्सीडाइज करेंगे। तो ऐसे एलिमेंट जो खुद को रिड्यूस कर सामने वाले को ऑक्सीडाइज करते हैं वो आपके कहलाते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सिंस ये रिड्यूस ही हो सकते हैं तो सामने वाले को ऑक्सीडाइज ही करेंगे, दे विल ऑलवेज एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एकदम सिमिलर मैनर में अगर बात करें, कोई एलिमेंट अगर अपने लोवेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो वो कैसे बिहेव करेगा? लोवेस्ट का मतलब इससे नीचे फर्दर नहीं जा सकता। जैसे IMNS की बात करें, हैलोजेंस, यहाँ पे लोवेस्ट होता है या मिनिमम होता है आपका -1। सल्फाइड की बात करें, ऑक्सीजन फैमिली, यहाँ पे मिनिमम आपका -2 होता है। H2S में अगर देखें तो इसमें भी सल्फर आपका -2 की स्टेट में। तो यहाँ पर एलिमेंट अपने लोवेस्ट या मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में, अगर ये मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में तो क्या इनका फर्दर रिडक्शन पॉसिबल है? क्या इनका ऑक्सीडेशन नंबर फर्दर नीचे गिर सकता है? नहीं। ये ऑक्सीडेशन नंबर फर्दर डिक्रीज नहीं कर सकता क्योंकि ऑलरेडी लोवेस्ट पर है, ऑलरेडी मिनिमम पर है। क्या हो सकता है? ये सिर्फ अपना ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज कर सकते हैं। अगर इनका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा तो इनका खुद का ऑक्सीडेशन होगा, और अगर इनका खुद का ऑक्सीडेशन होगा तो डेफिनेटली सामने वाले को रिड्यूस करेंगे। तो ऐसे एलिमेंट जो ऑलरेडी लोवेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है वो खुद सिर्फ ऑक्सीडाइज होंगे। अगर खुद ऑक्सीडाइज होंगे तो सामने वाले को रिड्यूस करेंगे, और अगर सामने वाले को रिड्यूस करते हैं तो दे विल ऑलवेज एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। और अगर एलिमेंट ना हाईएस्ट में है ना लोवेस्ट में, बल्कि इंटरमीडिएट में, इंटरमीडिएट मतलब ना हाईएस्ट है ना लोवेस्ट है, बीच का कुछ तो स्टेट है। जैसे अगर आप देखें, नाइट्रोजन आपका +3 की स्टेट में होता है। नाइट्रोजन फैमिली में हाईएस्ट +5 होता है और लोवेस्ट आपका -3 होता है। तो +3 ना हाईएस्ट है ना लोवेस्ट। SO3 2- में अगर बात करें तो यहाँ पे सल्फर +4 की स्टेट में हाईएस्ट +6 होता है, लोवेस्ट -2 होता है, ना हाईएस्ट है ना लोवेस्ट है। अगर ये इंटरमीडिएट स्टेट में है तो इनका बिहेवियर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसा भी हो सकता है, और इनका बिहेवियर रिड्यूसिंग एजेंट जैसा भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि अगर ये खुद ऑक्सीडाइज होंगे, इनका फर्दर ऑक्सीडेशन पॉसिबल है। अगर ये खुद ऑक्सीडाइज होंगे तो सामने वाले को रिड्यूस करेंगे, इनका रिडक्शन भी पॉसिबल है। अगर ये खुद रिड्यूस होंगे अगर ये खुद रिड्यूस होंगे तो सामने वाले को ऑक्सीडाइज करेंगे, और इनका खुद का फर्दर ऑक्सीडेशन भी पॉसिबल है। अगर ये खुद ऑक्सीडाइज होंगे तो सामने वाले को ये रिड्यूस करेंगे। सल्फाइड में अगर देखें, इंटरमीडिएट है, अगर खुद ऑक्सीडाइज होगा तो सामने वाले को रिड्यूस करेगा, अगर खुद रिड्यूस होगा तो सामने वाले को ये ऑक्सीडाइज करेगा। तो इंटरमीडिएट में तो खुद रिड्यूस भी हो सकते हैं, ऑक्सीडाइज भी हो सकते हैं, और अगर खुद रिड्यूस और ऑक्सीडाइज हो सकते हैं तो सामने वाले को भी ऑक्सीडाइज और रिड्यूस कर सकते हैं। इसका मतलब इनका जो बिहेवियर होगा वो दोनों तरीके से पॉसिबल है। तो ये हमें ध्यान रखना है कि कोई एलिमेंट कब कैसे बिहेव करता है। हाई ऑक्सीडेशन स्टेट में अगर है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, अगर लोवेस्ट में है तो रिड्यूसिंग एजेंट होगा, अगर इंटरमीडिएट में है तो इनका बिहेवियर दोनों तरीके से हो सकता है।
तो बच्चों इस लेक्चर का आपको जो होमवर्क होगा, एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 का सेक्शन एफ होगा, पार्ट 2 का सेक्शन एफ होगा, एंड एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 में 13 से लेकर 16 तक आपको ये सारे सवाल करने हैं। ये सवाल आपके कंसंट्रेशन टर्म्स के हैं, अगेन इन पे ज़्यादा स्ट्रेस देना हमें, और डिस्कस करेंगे इसको अपन नेक्स्ट टर्न पर।